हेलो डियर्स, आई एम उमा रमन पाठक। दिस इज माय लेक्चर ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आज का हमारा लेक्चर होगा भारत के संविधान के बारे में। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और एक एक पॉइंट पे चर्चा करेंगे कि भारत का संविधान है क्या, कैसे बना होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि संविधान है क्या। यहाँ पर हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की पहली बात नहीं करते हैं, एक्चुअली संविधान की एक परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा क्या है संविधान की। If we are talking about the definition of the constitution, it is just a set of rules, regulation and laws for governing a country। ठीक है, एक देश को गवर्न करने के लिए जो जरूरी रूल्स, रेगुलेशन और लॉज होते हैं उन्हीं को संविधान कहते हैं। ठीक है, इट इज ए सेट ऑफ लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशन बाय विच ए कंट्री इज गवर्न। ठीक है, एक रूल्स, रेगुलेशन और लॉज का एक ऐसा सेट जिसके द्वारा किसी देश को चलाया जाए उसे संविधान कहते हैं। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। अदरवाइज हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर रिटन डॉक्यूमेंट में कोई कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे कि अमेरिका का संविधान है, यूएसए का, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, या भारत का संविधान है, तो इस डेफिनेशन को हम इस तरह से बोल सकते हैं, ए सेट ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स व्हिच प्रोवाइड्स सम राइट्स टू गवर्नमेंट एंड इंश्योर सम ड्यूटीज ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स द सिटीजन। इट आल्सो प्रोवाइड ए गारंटी ऑफ सम राइट्स टू सिटीजन। ये नियमों का एक ऐसा सेट है जो कि सरकार को कुछ अधिकार देता है, साथ ही साथ सरकार के कुछ कर्तव्य भी निर्धारित करता है नागरिकों के प्रति। इसके अलावा संविधान जो है वो नागरिकों को भी कुछ अधिकारों की गारंटी देता है। बेसिकली ये है फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो एक सेट है, एक रिटन डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या है, बहुत सारे नियम हैं, बहुत सारे कानून हैं जो कि सरकार को कुछ अधिकार देते हैं और सरकार के कुछ कर्तव्य भी बताते हैं कि उनका क्या कर्तव्य है अपने नागरिकों के प्रति। साथ ही साथ ये नागरिकों को भी कुछ जो है वो अधिकार देता है, उसकी गारंटी देता है। तो फिर से डेफिनेशन देख लीजिए, ए सेट ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स व्हिच प्रोवाइड सम राइट्स टू गवर्नमेंट एंड इंश्योर सम ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स द सिटीजन। इट आल्सो प्रोवाइड ए गारंटी ऑफ सम राइट्स टू सिटीजन। तो संविधान जो है यही प्रक्रिया है, कई सारे नियमों का एक सेट है जो कि सरकार को भी कुछ अधिकार देता है, कर्तव्य बोध भी कराता है, साथ ही साथ नागरिकों को भी बहुत सारे अधिकार ये देता है या अधिकारों की गारंटी देता है। अब हम बात करते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत क्यों पड़ी होगी। व्हाट इज द नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके लिए हम बहुत बेसिक से बात करेंगे क्योंकि ये बहुत ही ब्रॉड सेंस में हम यहाँ पे लेक्चर लेंगे इसका। तो हम एकदम शुरुआत से बात करेंगे, जब मानव अनसिविलाइज था, पूरी तरह से जंगलों में रहता था और उसकी लाइफ जो थी वो थी अनएथिकल नोमैडिक लाइफ, मतलब कि पूरी तरह से अनैतिक और खाना बदोश था वो। ठीक है, जब वो जंगलों में रहता था और तब मानव जो है वो होमो सेपियंस नहीं था, तब वो क्रो-मैग्नान मानव, निएंडरथल मानव, अगर हिस्ट्री पढ़ें तो जो प्री हिस्टोरिक एज है, प्रागैतिहासिक काल कह सकते हैं, उसकी शुरुआत होती है आज से 20 लाख साल पहले। तो 20 लाख साल पहले का जो मानव जो फॉरेस्ट में रह रहा है, पूरी तरह से नोमैडिक है, खाना बदोश है, खाने पे ही जीता है। ठीक है, खाना अगर उसको मिलेगा तो उसी के लिए, खाने के लिए ही जीता है, ऐसे कह सकते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, अगर वो उसके लिए नीड क्या है, खाना। ठीक है, वो खाना, जब उसको भूख लगेगी तो रोएगा, लड़ेगा, झगड़ेगा, कुछ भी करेगा। जब खाना मिल जाएगा फिर मस्ती से अपनी लाइफ जिएगा। और अनएथिकल है। ठीक है, एक बच्चा भी जो है वो इसी तरह से होता है, इथिक्स नहीं होते उसको, कपड़े पहनने नहीं पहनने कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और अगर उसके सामने आप एक रसगुल्लों का एक प्लेट रख दे, 10 रसगुल्ले हैं और 10 और बच्चे हैं, तो वो चाहेगा कि 10 का 10 उसके पास रहे, पहले वो खा लेगा फिर ही किसी को देगा। लेकिन 10 अगर सिविलाइज्ड लोग हैं, इथिकल्स लोग हैं, तो वो क्या करेंगे, वो एक एक आपस में बांट लेंगे। लेकिन मानव का शुरुआती इतिहास ऐसा नहीं था, वो एकदम बच्चों जैसा था, पूरी तरह से खाने पे डिपेंडेंट, जिसको बोलते हैं नोमैडिक, और पूरी तरह से अनएथिकल, जंगलों में रहता था। जैसे कि आप अगर जंगल देखो, जो जंगली प्राणी हैं, जो जानवर हैं, उनकी लाइफ ऐसे ही है। उनके यहाँ कोई मैन मेड रूल्स नहीं चलते। ठीक है, मानव निर्मित नियम नहीं चलते, वहाँ पे चलता है द लॉज ऑफ द नेचर। ठीक है, प्रकृति प्रदत्त नियम चलता है और प्रकृति प्रदत्त नियम जो है वो बेसिक नीड को फुलफिल करता है। लेकिन वहाँ पे कोई एथिक्स नहीं है, कोई सारी जो है वो मतलब नियम, नैतिकता का कोई प्रश्न नहीं है, पूरी तरह से अनसिविलाइज कह सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे जो है जंगलों में एक नियम चलता है जिसको बोलते हैं पावर लॉ।
ठीक है, शक्ति का नियम, कि जो पावरफुल है वही जो है कई सारी चीज़ों को कब्जा कर लेता है। जैसे कि मानव में है, एक प्रॉपर्टी है, एक व्यक्ति के नाम है, वो गरीब है, तब भी उसको अमीर आदमी छीन नहीं सकता, क्योंकि उसको जो है, जो मैन मेड रूल्स हैं, जो नियम हैं, वो उसको रोकेंगे, सोसाइटी उसको रोकेगी। सोसाइटी के लाज भी मैन मेड है, वो नेचुरल नहीं है। और नेचर्स के क्या ला है, अगर एक बिल किसी जानवर ने बनाई, एक दूसरा ताकतवर जानवर आएगा, उसमें घुस जाएगा, उसको भगा देगा। एक गुफा में एक जानवर रह रहा है, वर्षों तक रह रहा है, दूसरा ताकतवर जानवर आएगा, उसको उससे भगा देगा, उसको खा लेगा मार के, और उसमें खुद रहने लगेगा। इसी तरह से एक पेड़ पे आज एक जानवर बैठा है, तो उसके लिए वो उसका नहीं है, उस पर किसी को कल कोई और बैठेगा, परसों कोई और बैठेगा। आज शेर शेरनी, किसी एक शेर के साथ दूसरा शेरनी है, कल दूसरे के साथ होंगे। यहाँ पर कोई किसी की ओनरशिप नहीं है, ठीक है। यहाँ पे ओनरशिप, जंगल में ओनरशिप जैसे प्रिंसिपल नहीं चलते, हर चीज हर किसी का है, ठीक है। यहाँ तक कि जो उनके बीच रिलेशंस हैं वो भी कंसिस्टेंटली चेंज होते रहते हैं, आज इनके साथ उनके साथ, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। मतलब कि ये नेचुरल प्रोसीजर्स हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, मानव में इम्पैथी डेवलप हुई, लगाव जिसको कह सकते हैं, इम्पैथी डेवलप हुई, इमोशंस डेवलप हुए, और धीरे धीरे वो सभ्य होना शुरू हुआ, सभ्यता की ओर बढ़ा। और जैसे जैसे वो सभ्य होना शुरू हुआ, उसमें एक चीज आई, उसकी ओन प्रॉपर्टी बनाने की कैपेबिलिटी। मींस ये कह सकते हैं कि उसकी आज़ादी तो कम हुई, लेकिन उसने क्या किया, स्वामित्व की धारणा को जो है उसमें बढ़ावा हुआ, ओन प्रॉपर्टी, कि ये घर हमारा है, तुम हमारी पत्नी हो, यू आर माई पार्टनर, पत्नी पति हस्बैंड फियांसे कुछ भी बोल लीजिए, यू आर माई पार्टनर, ऐसी धारणा आई। अब आप दावा कर रहे हैं एक वस्तु पर कि ये हमारी चीज है, एक मानव पे भी दावा कर रहे हैं कि ही और सी इज माई पार्टनर। और इस तरह से क्या हुआ, एक मैरिज सिस्टम डेवलप हुआ कि किसी एक को ही अपना बना के, एक या पहले शुरुआत में मल्टी मैरिजेज आए होंगे, फिर उसके बाद फिर जो है उसको पॉलीगमी बोलते हैं, फिर उसके बाद मोनोगमी या सिंगल मैरिज, एक से एक की शादी का सिस्टम आया। तो फिर यहां से शुरू हुई मैरिज का सिस्टम। अब जब मैरिज आया, ठीक है, मैरिज का मतलब किसी एक या 2-3 पार्टनर से शादी करना, लेकिन फिक्स है कि यही आपका पार्टनर है। यहां से शुरू होता है फैमिली का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जैसे ही मैरिज सिस्टम लॉन्च हुआ सोसाइटी में, तैसे ही क्या हुआ, वैसे ही फैमिली आई। और फैमिली जब आई तो फिर फैमिलियों से मिलके, कई सारी फैमिलियों से मिलके, कई सारे लोगों से मिलके एक सोसाइटी बन गई, एक समाज का निर्माण हुआ। अच्छा, जो ये आदिमानव था, उसके यहाँ पे जब पावर का गेम चलता था, तो ये भी था कि एक ताकतवर मानव, क्योंकि उस समय आदमी मांस खाता था, जंगलों में रहता था, ठीक है, और एकदम नेचुरल तरीके से लाइफ जीता था जैसे जानवर जीते हैं। तो उस समय एक ताकतवर आदमी भूख लगने पर एक कमजोर आदमी को मार देता था, अपने बूढ़े को ही मार के खा जाता था, बच्चों को मार के, अपने नहीं किसी और के बच्चे को मार के खा जाता था, या कई बार अपने ही बूढ़ों को मार के खा जाता था। क्योंकि वहां पे एक ही रूल चलता था जो जंगलों में आज भी चलता है, इसको बोलते हैं पावर रूल, ठीक है। और वहां पे कोई किसी की ओन प्रॉपर्टी नहीं थी, सब सबकी थी, लोगों से लेकर और जंगल की वस्तुओं तक। तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जब उसमें एम्पैथी आई, जब उसमें इमोशंस जगे, तब वो थोड़ा थोड़ा सभ्य होना शुरू हुआ। और फिर मैरिजेस आए, मैरिजेस से फैमिली आई, और फैमिली से सोसाइटी आई, समाज बना। अब समाज जब आया तो समाज में कुछ, समाज को चलाने के लिए कुछ नियम बनाने पड़े कि आपको भैया ये फॉलो करना है, रोड पे बाएं चलना है, इस तरह के नियम बनने शुरू हुए, ठीक है। आप अपने घर में रहना है, सुबह उठना है, कपड़े थोड़े बहुत पहनने हैं, कई सारे नियम सोसाइटी ने बनाए। और इस तरह से नियम बनते बनते धर्म की स्थापना हुई, ठीक है। मीन्स एक रूल्स बने, रेगुलेशंस बने, इथिक्स बने और वैल्यूज, ये सारी चीजें जब सोसाइटी आई तो सोसाइटी के लॉज बने, सोसाइटी के रूल्स बने, सोसाइटी ने कुछ एथिक्स डिसाइड किए, कुछ वैल्यूज डिसाइड किए कि ये चीजें करनी है, ये चीजें नहीं करनी है, ऐसा करोगे तो अच्छा रहेगा, ऐसा करोगे तो बुरा रहेगा, ऐसा कुछ डिसाइड किया। और इस तरह से धर्म या रिलीजन का कॉन्सेप्ट आया, रिलीजियस कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। फिर धर्म क्या है, धर्म को अगर हम रिलीजन को डेफिनेशन में देखें, धर्म जो है संस्कृत वर्ड धर्मा से आता है, ठीक है। और धर्मा का मतलब है धारती, ठीक है, धर्म धारयति इति धर्मा, अर्थात धारण करना, जिसको धारण करने में जो अच्छा हो, मतलब जो धारण करने के योग्य हो, उसी को धर्म कहते हैं। धारयत यति धर्मा, तो धर्म आ गया। और जब धर्म आया तो समाज पे धार्मिक नियम लागू हो गए। अभी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आया, अभी क्या हुआ, समाज कैसे चल रहा है, पहले एक धर्म बना जो कि क्या था, कई सारे वैल्यूज, कई सारे एथिक्स,
कई सारे रूल्स और रेगुलेशन जिससे कि एक समाज को बेहतर तरीके से चलाया जा सके, उनका सेट है, उसको ही समाज पे इम्पोज किया गया कि धर्म के अनुसार ही आपको जीवन जीना है। और इस तरह से संविधान की जो फाउंडेशन है वो बननी शुरू होती है। ठीक है, धर्म के ही आधार पे समाज की अवधारणा जो है वो बनी और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन की एक जो फाउंडेशन है वो बननी शुरू होती है। अब क्या हुआ, अलग अलग जगहों पर अलग अलग धर्म विकसित हुए और अलग अलग राज व्यवस्थाएं विकसित हुई। जहाँ पे हिंदू या सनातन परंपरा के लोग रहते थे वहाँ पे समाज वेदों से चलने लगा, क्योंकि वेदों में कई सारे नियम ऐसे लिखे हैं कि क्या करना है क्या नहीं। फिर पुराणों का युग आया, फिर स्मृतियों का युग आया। और आपको पता होगा कि मनुस्मृति नाम की एक ग्रंथ है राजा मनु की लिखी हुई, उसको बहुत दिनों तक भारत की समाज व्यवस्था का मानक ग्रंथ माना जाता था। एक क्वेश्चन भी बनता है कि व्हिच स्मृति वाज द ओल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्राचीन भारत का प्राचीन धर्म ग्रंथ बताओ जो कि भारत में संविधान की तरह आजादी के पहले यूज होता था। तो इसका उत्तर है मनुस्मृति। मनुस्मृति में कई सारे ऐसे नियम दिए हुए हैं जिससे कि समाज को चलाया जाता था कि किस वर्ग को राज करना है, किसको क्या करना है, साथ ही साथ क्या न्याय प्रक्रिया होगी। ये इस सब चीज़ों का बाकायदा वर्णन मनुस्मृति में है। तो ओल्ड इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन मनुस्मृति को कहते हैं। और भारत में जो राजाओं का राजतंत्र था, हिंदू राजाओं का राजतंत्र था, वो शुरुआत में वेदों से चलता रहा, लेकिन उसके बाद जो है बाद में वो मनुस्मृति के आधार पर चलने लगा। इसकी शुरुआत होती है शुंग वंश के राजाओं के कार्यकाल से, शुंग डायनेस्टी के राजाओं के कार्यकाल से। जहाँ पर ईसाई रहते थे उन्होंने बाइबल के हिसाब से अपना शासन कर लिया। जहाँ पे इस्लाम फैला, मतलब इस्लामिक कंट्रीज का शासन चलता रहा कुरान शरीफ के रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, जिसे शरीयत कहते हैं। और इस तरह से अलग अलग धार्मिक राज्य स्टेबल हो गए। लेकिन कुछ ही दिनों बाद लोगों को ये लगने लगा कि धर्म के आधार पे समाज चलाना जो है कई बार जो है वो ठीक नहीं पड़ता। और धीरे धीरे समाज आपस में मिले, हिंदुओं के समाज में मुस्लिम मिले, मुस्लिमों के समाज में ईसाई आए। तो ये लगा कि यहाँ पे कई सारी चीज़ें हैं जो एक धर्म में कुछ और हैं, दूसरे में और हैं, और इस तरह से कई सारी लड़ाई झगड़े हो गए। तो इस वजह से कहा गया कि एक सेकुलर नियम बनाने की जरूरत है। अच्छा, जब भारत में हिंदू राजाओं का राज्य था तब मनुस्मृति के हिसाब से समाज चलता रहा। लेकिन कुछ ही दिनों बाद 712 में फर्स्ट जो है अरबी अटैक या इस्लामिक अटैक होता है इंडिया पर मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। और इस तरह से भारत में इस्लाम इन्वेजन शुरू हो जाता है, मुस्लिम अटैक्स शुरू हो जाते हैं। और फिर लगभग 700 सालों तक भारत में मुस्लिम शासन ही रहा। ठीक है, और जब ये मुस्लिम शासन रहा तो भारत का समाज शरीयत के हिसाब से चलता रहा, मतलब कुरान के अकॉर्डिंग चलता रहा। ज़्यादातर राजाओं का जो टाइम पीरियड रहा वो शरीयत या कुरान के अकॉर्डिंग ही था। बहुत कम ही राजा थे जो बादशाह कह सकते हैं उनको, बहुत ही कम ही मुस्लिम बादशाह थे जिनका शासन शरीयत को फॉलो नहीं करता था, किसी में कम किसी में ज़्यादा। बट ये जितने भी रूल्स हैं सल्तनत डायनेस्टी से लेके, अगर सल्तनत पीरियड से लेके मुगल एम्पायर तक की बात करें तो ज़्यादातर बादशाहों का जो शासन था, एम्परर्स का जो शासन था, वो शरीयत के अकॉर्डिंग ही चलता रहा। किसी में थोड़ा सा ज़्यादा है तो किसी में थोड़ा सा कम। लेकिन 1600 के आसपास इंडिया में एक कंपनी आती है, नाम है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और फिर जो है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा कर लिया। मैंने आपको पढ़ाते वक्त ही बताया था, क्लास में भी बताया था, और आपको पता भी होगा कि 1757 में बंगाल के आसपास एक वार हुई जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी का वार। और इस लड़ाई में लड़ने वाले थे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों की तरफ से जो वार लीडर थे उनका नाम था लॉर्ड क्लाइव। तो लॉर्ड क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के बीच बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में। और इस वार में जो नवाब साहब हैं, इनका जो चीफ कमांडर ऑफ आर्मी है जिसका नाम है मीर जाफर ने ही इनसे दूरी बना ली। तो ये वार बहुत जल्दी ही निपट गया और इस वार में नवाब सिराजुद्दौला जो है वो बैटल हार गए। इस तरह से क्या हो गया कि बंगाल पर एक पार्शियल गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं एक बैकडोर गवर्नमेंट स्टेबल की अंग्रेजों ने, और नवाब सिराजुद्दौला जो है उनको मार दिया गया इस वार में। और जो नवाब का चीफ कमांडर था जिसने उनके साथ धोखाधड़ी की और उस वार में लड़ने ही नहीं गया, सेना को अलग कर दिया, उसका नाम था मीर जाफर को एक पपेट नवाब बना दिया बंगाल का। और इस तरह से शुरू होती है भारत में अंग्रेजी शासन की
थोड़ी बहुत शुरुआत। लेकिन कुछ ही सालों के बाद अंग्रेजों ने एक बड़े एंट्री ली इंडिया में, उसी बंगाल में। बंगाल के नवाब बने इन्हीं मीर जाफर के जो दामाद थे मीर कासिम, और मीर कासिम ने अंग्रेजों को वहां से हटाना चाहा। इसी चक्कर में उन्होंने एक अलायंस बनाया अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ मिलकर और इंडिया के एम्परर और मुगल डायनेसिटी के चगो चिराग शाह आलम को मिला के। मतलब शाह आलम और शुजाउद्दौला और मीर कासिम तीनों मिल गए और तीनों मिल के अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने एक अलायंस बनाया और एक वार डिक्लेयर की, जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर या बक्सर का वार। ठीक है, ये वार लड़ा गया 1764 में, 1764 में। अंग्रेजों की तरफ से जो उनकी सेना को लीड कर रहा था उस कमांडर का नाम था सर हेक्टर मुनरो, और बिहार का एक जिला है बक्सर। इधर से अवध के नवाब की तरफ से मीर कासिम की सेना मिलकर तीनों लोगों के अलायंस की जो सेना है वो बक्सर में पहुंची। उधर से अंग्रेज आए और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो आए और एक घमासान लड़ाई हुई। और इस वार में भी जो है ये नवाब का जो अलायंस था बंगाल के, मीर कासिम का जो अलायंस था, ये हार गया और अंग्रेज जीतने में सफल रहे। और इसका परिणाम ये हुआ कि बंगाल जो है वो पार्सली जो है ऑक्युपाइड कर लिया अंग्रेजों ने, और उसी पुराने मीर जाफर को नवाब तो बना दिया, लेकिन वो एकदम से कमजोर नवाब था। और फिर अंग्रेजों ने कह दिया कि बंगाल जो है अब लगभग मेरे अंडर हुए होगा। रेवेन्यू कलेक्शन या दीवानी हम देखेंगे, ठीक है, पूरा राजस्व कलेक्शन हम देखेंगे, आर्मी को गवर्न हम करेंगे। मेन जो डिपार्टमेंट्स है वो अंग्रेजों ने अपने हाथ में लिया और नवाब को कह दिया तुम अपनी प्रजा संभालो। ऊपर से एक लूट मचाई बंगाल में, और इस तरह से बंगाल में उनका जब शासन सत्ता स्टेब्लिश हो गया और वहां पे उन्होंने रूल करना शुरू कर दिया। ये वो दौर है जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में रूल करना शुरू करती है। BES ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, BEC ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को ऑक्युपाई करके धीरे धीरे अपना क्या किया, साम्राज्य बढ़ाना शुरू किया और धीरे धीरे वो लोग इंडिया में स्टेबलाइज होना शुरू हो गए। इस बीच में उन्होंने क्या किया, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के कंपनी के कर्मचारी हैं उन्होंने बंगाल में भारी लूट मचाई, अपना पर्सनल ट्रेड शुरू कर दिया। कंपनी तो ट्रेड कर ही रही है और अपना पर्सनल ट्रेड भी उन्होंने शुरू कर दिया। अब ब्रिटिश में बैठे मोनार्क जो हैं, ब्रिटिश की जो महारानी हैं, वो देख रही हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जिनको उन्होंने ही बनाया था, उन्होंने ही एक परमिट दे के भारत भेजा था ब्रिटिश की महारानी ने, वो देख रहे हैं कि इस कंपनी के कर्मचारियों की संपत्ति तो दिन दूना रात चौगनी बढ़ रही है, वो मालामाल होते जा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वो खुद घाटे में जा रही है, मतलब कंपनी घाटे में जा रही है, अधिकारी खूब बंगाल लूट के मौज कर रहे हैं। इस तरह से क्या हुआ, काफी टाइम बीतते बीतते क्या हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिवाला होने वाली हो गई और उसने $2 बिलियन पाउंड की मदद मांगी ब्रिटेन के राजतंत्र से। ठीक है, ब्रिटेन पार्लियामेंट से कहा कि भाई हमारे पास अब भारत की सरकार जो है, जो भारत का ऑक्युपाइड एरिया है, उसको चलाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है, तो आप हमें मदद करो $2 बिलियन पाउंड का। अब इस बात से ब्रिटिश क्राउन को मौका मिल गया। उसने कहा तुम लोगों ने एक तो कुशासन फैला रखा है, ऊपर से ढंग का काम नहीं कर रहे हो, अपना पर्सनल ट्रेड करते हो, घूस लेते हो, पर्सनल ब्राइब लेते हो लोगों से, ये सब नहीं चलेगा, हम कंपनी की एक्टिविटीज को करेंगे रेगुलेट। और उन्होंने एक कानून बनाया ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू, जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ये ब्रिटिशर्स का बनाया कानून है, किसी धर्म का इम्पैक्ट नहीं था इस पे, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन में बहुत पहले ही कई सारे रेवोल्यूशन आ गई थी और उनके यहाँ जो रेवोल्यूशंस आई थी उसको ग्लोरीफाइड रेवोल्यूशन भी बोलते हैं। 1688 के ब्रिटेन की जो रक्त विहीन क्रांति है, विदाउट ब्लड क्रांति है, तो इस वजह से वहाँ पे भी एक तरह से गैर धार्मिक लोकतंत्र जो है, गैर धार्मिक जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टेबल हो गई थी बहुत पहले ही, वही इन्होंने इंडिया में जो है स्टेबल करने का प्रयास किया और एक कानून बनाया जिसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अब कंपनी के ऊपर एक ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठा दिया इन लोगों ने। ब्रिटिश क्राउन ने भारत की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बैठा दिया, जो कि क्या करता था, कंपनी के काम को मॉनिटर करता था इस तरह से। और फिर उन्होंने कहा कि टाइम पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हम नियम कानून बनाते रहेंगे। 20-20 सालों के लिए एक शेड्यूल कर दिया और फिर इस तरह से ब्रिटिशर्स का कानून बनता रहा। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिशर्स के प्रति इंडिया में नफरत बढ़ती गई, क्योंकि उनके
काम ऐसे थे। दूसरा व्हाइट मैन थ्योरी का प्रभाव था, वो भारत को, भारतीय लोगों को एक तरह से दोयम नज़रिए से देखते थे, वो सेकेंडरी जो है सिटीजन मानते थे, अपने को सुपीरियर मानते थे, बेहतर मानते थे। और इस तरह से क्या हुआ, भारत में उनके प्रति एक गुस्सा पनपने लगा और इसका परिणाम हुआ जो है फर्स्ट फ्रीडम फाइट ऑफ द इंडिया, 1857 की पहला स्वतंत्रता संग्राम। इसको वो लोग सिपाही म्यूटिनी कहते हैं। इसका रीजन था, राजा भी नाराज थे, जमींदार भी नाराज थे, सिपाही भी नाराज थे, आम आदमी भी नाराज था। और इस तरह से 1857 के मई में 10 मई से शुरू हुआ थे, मई में अंग्रेजों के खिलाफ गुस्सा निकला, एक विद्रोह के रूप में व्यापक विद्रोह हुआ पूरे भारत में, जिसको बोलते हैं फर्स्ट फ्रीडम फाइट ऑफ द इंडिया। अंग्रेज लोग इसको सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं 1857 की क्रांति में। ठीक है, मेरठ छावनी की ब्राह्मण रेजिमेंट ने बगावत की और चले गए वो लोग दिल्ली, और दिल्ली में बादशाह हिंदुस्तान बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर के अंडर में एक विद्रोह हुआ। इसी विद्रोह के दौरान इन सिपाहियों ने डिमांड की कॉन्स्टिट्यूशन की, इसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कहेंगे, इन्होंने डिमांड की रूल्स एंड लॉ फॉर द इंडियंस बाय द इंडियंस। उन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए अंग्रेज कौन होते हैं, नियम कानून बनाने वाले। अब नियम कानून कौन बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे, सिपाही लोग बनाएंगे। और देखिए मैंने जो ये नोट लिखा है इसमें सिपाही वर्ड लिखा है, सोल्जर नहीं लिखा है, या इंडियन सोल्जर नहीं लिखा है। सिपाही कहते हैं एक्चुअली ब्रिटिश के अंडर में काम करने वाले सिपाहियों को, जो वो भारतीय लोग, जैसे मैं अगर ब्रिटिश क्राउन के अंडर में सिपाही का काम करता तो मुझे सिपाही बोलते हैं। ठीक है, तो उस समय जो भारतीय लोग ब्रिटिश सेना में काम करते थे उनको सिपाही बोलते थे। उन्हीं सिपाहियों में से एक रेजिमेंट है मेरठ की ब्राह्मण रेजिमेंट, जिसने बगावत करी और इन्हीं सिपाहियों ने डिमांड करी थी कि भारतीयों के लिए भारतीयों का कानून होगा। और ये एक तरह से एक वायलेंट रेवोल्यूशन था, एक हिंसक आंदोलन था अंग्रेजों के खिलाफ, जो बड़े स्केल पे हुआ। झांसी में हुआ, कानपुर में हुआ, फैजाबाद में हुआ, बरेली में हुआ, इलाहाबाद में हुआ, जगदीशपुर में हुआ, दिल्ली में हुआ, पुणे में हुआ। मतलब पूरे एक ब्रॉड लेवल पर, अगर साउथ का हिस्सा छोड़ दिया जाए तो बड़े लेवल पर उत्तर भारत में आंदोलन हुए। इसके लिए एक रिवोल्ट हुई, एंटी ब्रिटिशर्स रिवोल्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट जो है इसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार बोलते हैं, पहला स्वतंत्रता संग्राम। इसको फर्स्ट इंडिपेंडेंस वार का नाम भी विनायक दामोदर सावरकर ने दिया। अंग्रेज लोग इसको सिपाही म्यूटिनी बोलते हैं, सिपाही विद्रोह बोलते हैं। कुछ अंग्रेज इसको रिलीजियस म्यूटिनी भी बोलते हैं, धार्मिक विद्रोह बोलते हैं। जो भी है, इसका रीजन इसलिए वो धार्मिक विद्रोह इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो बंदूक थी इनफील्ड की, उसमें ये बात फैली थी कि जो बंदूक है उसकी जो कारतूस है, उसकी जो चर्बी है उस पर लगी हुई, वो गाय की है या फिर जो है पोर्क है, या फिर जो है वो जो है गाय की जो मांस है, या फिर जो है सुअर की चमड़ी है। ठीक है, सुअर की, या मतलब पोर्क है या बीफ है। तो इस वजह से हिंदुओं का सेंटिमेंट भड़का और इस वजह से ही क्या हुआ, मुस्लिमों का सेंटिमेंट भड़का। अब आइए समझते हैं कि फिर इन सिपाहियों ने सबसे पहले, तो अगर आपको कोई कहे कि एक संविधान बनाने की, एक रूल रेगुलेशन बनाने की इंडियंस के द्वारा इंडिया के लिए, ब्रिटिशर्स तो बना ही रहे थे अभी तक, रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनाया, ठीक है, और कई सारे सुधार हुए, लेकिन इनके द्वारा नहीं, इंडियन के लिए, इंडिया के द्वारा, मतलब भारत के लोगों के द्वारा खुद का बनाया हुआ कानून और नियम चले। इसकी डिमांड सबसे पहले 1857 ईस्वी की क्रांति के सिपाहियों, ब्राह्मण रेजिमेंट के सिपाहियों ने की थी। ठीक है, और ये वार बहुत लंबा चला, लेकिन ऑफिशियल तौर पर अगर देखा जाए तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले भारत में भारतीयों के लिए, भारतीयों द्वारा बने हुए संविधान की पैरोकारी की थी। तो अगर जनरल से टर्म में आ जाए कि व्हिच इंडियन वाज द फर्स्ट पर्सन हु डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, तो इसका उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में 1895 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की थी। 1914 में कांग्रेस के सीनियर नरमपंथी लीडर, नरम देखिए कांग्रेस के दो धड़े थे, एक जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स में यकीन करता था, उसके हेड हुआ करते थे लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। और दूसरा नरमपंथी धड़ा था जो कि जिसके लीडर्स हुआ करते थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता।
तो गोपाल कृष्ण गोखले ये काफी वरिष्ठ लीडर हैं कांग्रेस के। 1914 में इन्होंने एक नोटिस दिया ब्रिटिशर्स को कि भाई भारत के लिए एक संविधान बनाओ, एक नोट दिया ब्रिटिशर्स को, ठीक है। इन 1914 गोपाल कृष्ण गोखले पुटेड ए नोट टू ब्रिटिशर्स डिमांडिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडिया, ठीक है। 1914 में इन्होंने कहा भाई इंडियन के लिए संविधान चाहिए, वो भी इंडिया वालों के द्वारा बनाया हो, ऐसा कुछ करा जाए। और इसी बात को इनके जो शिष्य थे महात्मा गांधी जो है वो बाल गंगाधर महात्मा गांधी जी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल जो है वो गुरु मानते थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने अपने पॉलिटिकल टीचर गोपाल कृष्ण गोखले की ही बात को आगे बढ़ाते हुए 1922 में एक ब्रिटिश पत्रकार और एक यूएसए के पत्रकार से कहा कि इंडियंस के लिए इंडिया का संविधान होना चाहिए। तो 1922 में महात्मा गांधी ने भी इंडिया के लिए संविधान की मांग की। अगर पार्टी वाइज देखा जाए तो जो स्वराज पार्टी थी उसने सबसे पहले एक रिजोल्यूशन पास किया, अपनी पास करवाया सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, क्या करते हुए कि भारत के लिए एक संविधान होना चाहिए। फरवरी 1924 में स्वराज पार्टी के लीडर मोतीलाल नेहरू ने सेंट्रल असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया, यह डिमांड करते हुए कि इंडियंस को इंडिया के लिए एक संविधान जो है वो दिया जाए। अच्छा, ये स्वराज पार्टी है क्या, इसको समझ लेते हैं। स्वराज पार्टी का पूरा नाम है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ये कांग्रेस के खिलाफ में ही बनाई गई थी, इसका रीजन भी है, पहले समझ लेते हैं। स्वराज पार्टी का पूरा नाम है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। ये बनाई गई 1 जनवरी 1923 को। कब बनाई गई? 1 जनवरी 1923 को। 1 जनवरी 1923 को इसलिए बनाई गई क्योंकि दिसंबर 1922 में कांग्रेस की गया समिट हुई। गया का जो है कांग्रेस का सम्मेलन हुआ 1922 के दिसंबर में, और वहीं पे कांग्रेस के इन नाराज नेताओं ने कांग्रेस से अलग होकर एक नई पार्टी बनाई जिसे बोलते हैं कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, ठीक है। उसको शॉर्ट फॉर्म में ही बोलते हैं स्वराज पार्टी। इसके फाउंडर हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास जी इस पार्टी के प्रेसिडेंट बने और मोतीलाल नेहरू ये सेक्रेटरी बने, या जनरल सेक्रेटरी या महासचिव कह सकते हैं, ठीक है। ये मोतीलाल नेहरू जी जो हैं ये भारत के सबसे नामी बैरिस्टर हैं और जवाहरलाल नेहरू के पिता हैं। ये पार्टी 1 जनवरी 1923 को जो है वो एग्जिस्टेंस में आई, 1935 तक रही। 1935 में यह इंडियन नेशनल कांग्रेस में मर्ज हो गई, लेकिन कांग्रेस के खिलाफ बनी थी ये पार्टी, खास करके गांधी की विचारधारा के विरुद्ध बनी थी। महात्मा गांधी से ये लोग इतना नाराज थे कि इन्होंने उस कांग्रेस को छोड़ दी जिसमें महात्मा गांधी थे और एक नई पार्टी बना दी और नाम ही रख दिया कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। और ये पार्टी प्रो चेंजेस ग्रुप में आती है, जो परिवर्तन में, जो ब्रिटिशर्स के असेंबली में इलेक्शन लड़ने में भरोसा करती थी। कांग्रेस पार्टी जो है नॉन चेंजेस ग्रुप में आती थी, जो अंग्रेजों के असेंबली इलेक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं करती थी। तो इसके भी काफ़ी अचीवमेंट्स रहे, लेकिन ये पार्टी थोड़े दिनों में क्या हो गई, डाउन हो गई और अंतिम में मिल गई ये कांग्रेस में, जबकि कांग्रेस के ही विरोध में ये बनी थी। अब इसका कारण क्या था कि ये पार्टी जो जिन नेताओं ने बनाई, मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास और कई सारे नेता, वो गांधी जी से इतना क्यों नाराज हो गए कि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और कांग्रेस की ही मुखालफत करने लगे और गांधी की मुखालफत करने लगे, और यहां तक कह दिया कि ये गांधी जिस पार्टी में होंगे कांग्रेस में, उस कांग्रेस की ही मुखालफत करेंगे और नाम रख दिया कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। इसका रीजन है महात्मा गांधी ने इंडिया में आने के बाद जो ब्रॉड लेवल का या ऑल इंडिया मूवमेंट चलाया, उसको बोलते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत आए। उसके बाद उन्होंने छोटे छोटे लेवल के स्थानीय टाइप के जो आंदोलन है वो किए। पहला आंदोलन अगर महात्मा गांधी का भारत में माना जाए तो वह चंपारण आंदोलन 1917 का, वो बिहार के चंपारण और बिहार के एक छोटे से जिले तक सीमित था। फिर खेड़ा, फिर उसके बाद अहमदाबाद में, ये सारे छोटे छोटे आंदोलन थे, लेकिन जिसने पूरे भारत को अपने आगोश में लिया वो आंदोलन था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन। इसमें कई नेताओं को ये लगने लगा था इस आंदोलन के दौरान कि भारत अब जल्द से जल्द आजाद हो जाएगा, लेकिन महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। रीजन क्या था? चौरी चौरी में एक घटना हुई। चौरा चौरी गोरखपुर के पास एक छोटा सा इलाका है, और चौरा चौरी इंसिडेंट के वजह से ही महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, सस्पेंड कर दिया। ये आंदोलन महात्मा गांधी का नॉन कॉपरेशन मूवमेंट शुरू होता है 4 सितंबर 1920 को,
और कांग्रेस ने बकायदा इसको मान्यता दी और ये खत्म हुआ 12 फरवरी 1922 को। बिना कांग्रेस से चर्चा परिचर्चा के गांधी जी ने डायरेक्ट आंदोलन वापस ले लिया। इसी बात पे ये लोग नाराज थे। अब ये चौरा चौरी घटना क्या है? चौरा चौरी में एक भीड़ थी, एक मॉब थी जो इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान सड़क पे गांधी जी के नाम के नारे लगाते हुए जा रही थी। वो गांधी में अपना लीडर और आइकॉन देख रहे थे और इस तरह से उस भीड़ जब वो जा रही थी तो चौरा चौरी थाने के पास से गुजरी और जब थाने से गुजरी तो थाने के कुछ सिपाहियों ने महात्मा गांधी को गालियां दी और इस वजह से वो मॉब जो भीड़ थी वो गुस्से में आ गई और उसने पूरा थाना क्या कर दिया, फूंक दिया। और इस तरह से 18 सिपाही और 2 दरोगा सहित कुल 20-22 लोग मारे गए। ये घटना घटी 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी की घटना हुई। उस समय टेलीफोन का सिस्टम तो था नहीं, उस टाइम पे मतलब पुराना टाइम था। उस समय गांधी जी को ये बात पहुंचने में लग गया लगभग 6 दिन और 12 फरवरी को जब गांधी जी को ये बात पता चली, वो साबरमती के आश्रम में थे जो अहमदाबाद में है, तब 12 फरवरी 1922 को उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया। इस मूवमेंट के वापस लेने से बहुत सारे लीडर जो कांग्रेस में ही गांधी जी के खासम खास थे, गांधी जी के साथ मिलकर आंदोलन चला रहे थे, वो नाराज हुए। इसका रीजन था गांधी ने बिना किसी को बताए, बिना किसी पूरी कांग्रेस को विश्वास में लिए आंदोलन वापस लिया था। दूसरा, ये नेताओं को लगता था अब तो तुरंत आज़ादी मिल जाएगी 1-2 साल में, तो इस वजह से गांधी जी का ये आंदोलन वापस लेना उनको नागवार गुजरा। लेकिन गांधी का कहना था कि ये जो घटना हुई है ये हिंसक घटना है और मेरा बेसिक प्रिंसिपल है नॉन वायलेंस, तो हम इसके साथ जो है कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। और इस वजह से गांधी ने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया और इसी बात से नाराज होकर चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस छोड़ दी गया समिट में दिसंबर में ही 1922 में और नई पार्टी बना ली जिसमें गांधी नहीं होंगे। वो पार्टी वो है कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, और कह दिया कि जो पार्टी में गांधी होंगे उसकी ही खिलाफत हम करेंगे। तो इस तरह से ये जो स्वराज पार्टी है इसने सबसे पहले जो है एक रेजोल्यूशन पास किया, असेंबली में पास कराया मोतीलाल नेहरू के द्वारा कह के कि भारत को एक संविधान की जरूरत है। ठीक है, अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, अभी तक संविधान की मांग हो रही थी, अब पहली बार एक आइडिया दिया गया भारत के एक कम्युनिस्ट लीडर के द्वारा कि कैसे संविधान सभा बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का क्या स्ट्रक्चर होगा, कुछ ऐसा खाका बना के दिया। ऐसा करने वाले लीडर का नाम है एम.एन. रॉय। 1934 में एम.एन. रॉय जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एक खाका बना के जो है उसको प्रपोज किया, उसको रखा और ये एक सोशलिस्ट लीडर हैं, बहुत ही चर्चित कम्युनिस्ट लीडर हैं भारत के। अभी तक जितनी बात हो रही थी 1929 के पहले संविधान की डिमांड की, चाहे वो गोखले ने की हो, चाहे वो अभी तक गांधी ने की हो, चाहे वो कांग्रेस स्वराज पार्टी के मोतीलाल नेहरू ने और कांग्रेस स्वराज पार्टी ने की हो। 1929 के कांग्रेस समिट के पहले पहले इन सारे जो डिमांड थी, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड तो हो रही थी लेकिन एक डोमिनियन कंट्री की डिमांड के अंदर, मतलब भारत का एक संविधान मांगा जा रहा था, लेकिन यह कहा जा रहा था कि भारत की जो इंडिपेंडेंस होगी उसमें एक डोमिनियन स्टेटस होगा हमारा, मतलब हमारी सुप्रीमेसी जो है वो ब्रिटेन की महारानी या महाराज ही होंगे। लेकिन एक बड़ा मोड़ आया 19 दिसंबर 1929 को। 1929 के दिसंबर में कांग्रेस की लाहौर समिट हुई और इसके प्रेसिडेंट हुए मोतीलाल नेहरू के ही बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के आगे चल के प्रधानमंत्री बने। दिसंबर 1929 की कांग्रेस की लाहौर समिट में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बिना लाग लपेट कह दिया कि हमें आधी अधूरी आज़ादी नहीं चाहिए, हमको चाहिए पूर्ण स्वराज, हमारे ऊपर कोई सुप्रीमेसी नहीं होगा, ब्रिटेन की महारानी महाराजा कोई नहीं होगा, सब कुछ इंडियंस होंगे, हमारे ऊपर कोई नहीं होगा, कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं होगा हमारा, हम एक इंडिपेंडेंट, फुली इंडिपेंडेंट या टोटल इंडिपेंडेंस की डिमांड करते हैं। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसमें जो है भारत जो है टोटल इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक, ठीक है, यूनियन बनेगा, गणतंत्र बनेगा, रिपब्लिक बनेगा, उसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कल ब्रिटिश सुप्रीमेसी का देश नहीं बनेगा। और इस तरह से पूरा मामला ही पलट गया। अब डोमिनियन स्टेटस की मांग हट गई और फिर 1934 में जो
ये कम्युनिस्ट पार्टी है, इसके एक लीडर और बहुचर्चित वकील एम.एन. रॉय ने एक खाका दिया कि संविधान संभाग कैसी बननी चाहिए। इस सब चीज़ों को अभी ब्रिटेन हुकूमत सुन रही है और वो कुछ कर नहीं रही है। जब गोपाल कृष्ण गोखले ने 1914 में अपना इम्पोर्टेंट नोट रखा था ब्रिटेन की असेंबली के सामने, ब्रिटेन के ब्रिटिशर्स के सामने, तो उस समय वर्ल्ड वार चल रहा था, पहला फर्स्ट वर्ल्ड वार। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के वजह से अंग्रेजों ने उस समय कह दिया गोपाल कृष्ण गोखले जी से कि हाँ ठीक है, वार खत्म होने दो और उसके बाद हम जो है आपका संविधान की बात देखेंगे, कर लेंगे, कुछ करेंगे। महात्मा गांधी से भी उन लोगों ने यही बात कही 1916-17 के दौर में। और उस समय वर्ल्ड वार में महात्मा गांधी ने भारत से कई सिपाहियों को मदद करने के लिए कहा ब्रिटेन की, और पहले वार में भारतीय सिपाहियों ने ब्रिटिश हुकूमत की मदद भी की। भारत के जो सिपाही अंग्रेजों के लिए लड़ते झगड़ते थे वो अलग अलग मोर्चे पर ब्रिटेन की सेना की तरफ से लड़े और बेचारे मारे भी गए। इसीलिए उनकी स्मृति में भारत में इंडिया गेट जैसे जो संरचनाएं हैं वो उन्हीं की याद में बनाई गई। लेकिन 1934-35 तक कांग्रेस जो है वो काफी आगे तक बढ़ चुकी थी कि हमें जो है वो चाहिए, क्या चाहिए, संविधान चाहिए। 19 दिसंबर 1929 को टोटल इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज का नारा बुलंद कर दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के लाहौर समिट में या लाहौर अधिवेशन में। और इसी दिन घोषित कर दिया गया कि 26 जनवरी जो 1930 आने वाली 26 जनवरी है, उस दिन को कांग्रेस मनाएगी इंडिपेंडेंस डे की तरह, आज़ादी के दिन की तरह। ब्रिटिश हुकूमत रहे तो रहे, अब हर साल 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहेंगे। और एक तरह से ये ब्रिटिश जो एम्पायर था उसको चैलेंज देने जैसा था कि आपके रहते भी हम 26 जनवरी मनाएंगे और आज़ादी तो लेके रहेंगे, पूर्ण इंडिपेंडेंस या पूरी तरह से आज़ादी लेके रहेंगे। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1934 के ही कांग्रेस अधिवेशन में जो कांग्रेस है, मतलब कांग्रेस जो है, उसने अपने 1934 के अधिवेशन में खुद बॉम्बे अधिवेशन हुआ और इसके हेड हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस अधिवेशन में जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की। ठीक है, 1924 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में कांग्रेस ने ऑफिशियली एक संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी। इस टाइम पर इसके प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस जो कॉन्स्टिट्यूएंट जो ये बॉम्बे अधिवेशन हुआ, बॉम्बे सेशन हुआ, इसके प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। उन्हीं की अध्यक्षता में कांग्रेस ने ऑफिशियली ये डिमांड रखी ब्रिटिशर्स के सामने 1934 में कि हमें अब संविधान सभा चाहिए, भारत के लिए एक संविधान की जरूरत है। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फिर से डिमांड करी ऑफिशियल तौर पे कि भारत के लिए एक संविधान चाहिए। लेकिन अभी तक अंग्रेजी लोग इस पे चुप्पी साधे हुए थे। बड़ा मोड़ कब आया? 1 सितंबर 1939 को। 1 सितंबर 1939 को क्या हुआ? यह दिन बहुत ही रोचक है, बहुत ही खास है। 1 सितंबर 1939 को जर्मन फौज ने एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में पोलैंड पे अटैक कर दिया और इस तरह से शुरू हो गया सेकेंड वर्ल्ड वार। क्योंकि पोलैंड को जो ये राष्ट्र हैं, फ्रांस, ब्रिटेन, इन लोगों ने जो है गारंटी दे रखी थी सिक्योरिटी की, और इस तरह से ये देश भी उसमें पार्टिसिपेट कर गए। एक तरफ जर्मन की फौज है, फिर इनके साथ जापान आ गया, और दूसरी तरफ से ये राष्ट्र फ्रांस और जो है रसिया, और उसके बाद जो है ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। तो इस तरह से सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो गया। 1 सितंबर 1939 की रात को जो जर्मनी के बम वर्षक विमान है, उन्होंने पोलैंड के आसमान को एकदम उजाले से भर दिया। इतने बम मार दिए कि पूरा आसमान जगमगा उठा। ठीक है, हाहाकार मच गया ब्रिटेन तक, यूके तक, एकदम यूके, फ्रांस, रसिया, सब जगह एकदम ये हो गया कि भाई एडोल्फ हिटलर की फौजों ने तो एकदम तबाही मचा दी। और इस तरह से ये राष्ट्र भी पार्टिसिपेट कर गए और सेकेंड वर्ल्ड वार की शुरुआत हो गई। अब वार शुरू हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध। फिर से अंग्रेजों को भारतीय लोगों की मदद की जरूरत है, क्योंकि इंडिया में इसी दौर में एक माहौल बन गया था। अंग्रेजों के खिलाफ कई सारी क्रांतिकारी घटनाएं हो रही थी। एक मोर्चे पर जापान के साथ मिलके 42 का दौर आते आते जापान के साथ मिलके 1942 में और 43 में जापान और जर्मनी के सहयोग से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज जो है वो पूर्वी मोर्चे पर धमाका कर रही थी। मतलब
अंडमान निकोबार तक कब्जा कर रहे थे और आगे बढ़ते चले आ रहे थे। दूसरी तरफ इसी बीच महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया प्रोग्राम लॉन्च कर दिया या भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। और इस तरह से क्या हुआ, ब्रिटिशर्स काफी दबाव में थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बात करने का एक रास्ता निकाला। इन्होंने ये चाहते थे कि भारत के जो फौजी हैं, लगभग 1.5 लाख फौजी थे भारतीय जो ब्रिटिश की सेना में काम करते थे, शिपॉय, ये मदद करें ब्रिटिशर्स की सेकेंड वर्ल्ड वार में। मतलब ब्रिटेन की तरफ से भारतीय फौजी जो है वो लड़ने जाएं, किन लोगों से, जर्मनी से, जापान से, इटली के लोगों से। और इस डिमांड को लेकर इन्होंने एक प्लान बनाया जिसको बोलते हैं अगस्त प्लान। अगस्त प्लान 1940 में आया और ये इसीलिए बनाया गया था कि वो भारत में, इसलिए भारतीय नेताओं को, खास करके कांग्रेस के नेताओं को इसलिए तैयार करें कि वो भारतीय फौजों को, भारतीय फौजी लोगों से कहें कि वो सेकेंड वर्ल्ड वार में ग्रेट ब्रिटेन की मदद करें। और इस तरह से आता है अगस्त प्लान 1940। ये पहली बार है जब ब्रिटिशर्स ने ऑफिशियली भारतीयों के द्वारा संविधान की मांग को एक्सेप्ट किया। तो आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि कब ब्रिटिशर्स ने, ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीयों के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और संविधान की मांग मान ली। इसका आंसर है अगस्त प्लान 1940। अगस्त प्रस्ताव 1940 के द्वारा अंग्रेजों ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूशन की मांग को भारत के लिए मान लिया। लेकिन अगस्त प्रस्ताव सफल नहीं रहा, इसको कांग्रेस ने रिफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि इसको नहीं मानेंगे क्योंकि इसके कुछ शर्तें, कुछ नियम ऐसे थे जिसको कांग्रेस बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थी और कांग्रेस ने रिफ्यूज कर दिया। और सेकेंड वर्ल्ड वार में लिटरली जो है वो भारतीय सिपाही जो है उन्होंने अंग्रेजों की तरफ से पार्टिसिपेट नहीं किया, उन्होंने किसी की तरफ से पार्टिसिपेट नहीं किया। लेकिन आगे भी अंग्रेजों ने उनको, भारतीयों को मनाने का, कांग्रेस को मनाने का प्लान जारी रखा और इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। अगस्त प्लान क्या था और कांग्रेस को क्या दिक्कत थी इससे, जिससे उन्होंने इसकी बात को नहीं माना। साथ ही साथ हम और कई सारे ऑब्जेक्टिव्स और कई सारे रेजोल्यूशंस और कई सारे नियम जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए अंग्रेजों ने पहले रखे भारत के सामने, उसको समझेंगे और बहुत कुछ अगले लेक्चर में समझेंगे। तब तक आप इतने को रिवाइज कर लीजिएगा और ये समझ लीजिएगा कि किस तरह से भारत का संविधान बना, किन लोगों ने इसके लिए डिमांड की। इसी के साथ आपको हमारे से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।